अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान में यूं तो इलेक्शन की आमद है और काफ़ी इस वक्त हम देख रहे हैं कि इलेक्शन की सरगर्मियां जारी हैं, लेकिन इसी दौरान इस हफ्ते में एक नाकाबिल यकीन और बड़ी हैरत अंगेज़ डेवलपमेंट भी हुई और ये वाक़या पेश आया कि जब ईरान की तरफ से पाकिस्तानी हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए यहाँ पर एक कार्रवाई अमल में लाई गई और उसके बाद पाकिस्तान ने भी इसका भरपूर किस्म का जवाब दिया और हमने देखा कि ईरान के अंदर दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये हिसाब तो चुकता हो गया, लेकिन उसके बाद जाहिर है कि एक तशवीश भी थी कि कहीं खुदा न खास्ता मौजूदा सूरत हाल किसी मज़ीद कशीदगी की तरफ ना चली जाए, जिसके बाद दोनों जानिब से हमने देखा कि थोड़े मैच्योर बयानात आए और ईरान के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से भी जो बयान आया, यहाँ से भी पाकिस्तान की तरफ से भी जो बयानात गए, उससे अंदाज़ा ये हुआ कि सबको अंदाज़ा है कि इस वक्त सेंसिटिव सूरत हाल है तो कशीदगी को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। लेकिन आखिर ऐसी ज़रूरत क्या पेश आई ईरान को कि उसने ये सारा वाक़या किया और उसके बाद फिर पाकिस्तान को जवाब भी देना पड़ा? तो ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई और क्या अब ये मामला सॉर्ट आउट हो गया है या फिर इसके ऊपर अभी मज़ीद भी ख़तरात बाकी हैं? इसके हवाले से भी बात करेंगे और साथ ही साथ एक अहम जो मीटिंग हुई है कौमी सलामती कमेटी की, उसके हवाले से भी ज़रूरी बात करना है कि जनाब इस कमेटी ने जो फ़ैसले किए हैं उसकी रोशनी में किस तरीके से आगे के मामलात को सिक्योरिटी के संभाला जाएगा। प्रोग्राम में आगे चलकर जाहिर है कि ये भी जायज़ा लेंगे कि इस सारी सूरत हाल में क्या फिर से कोई इलेक्शन के इल्तिवा की तरफ मामला जा सकता है या नहीं। मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं वो अपने जलसे जुलूस भी कर रही हैं, तो इसके हवाले से भी जायज़ा लेंगे कि किसकी इंतखाबी मुहिम इस वक्त अच्छी जा रही है। ये और बहुत कुछ इस आज प्रोग्राम में शामिल रहेगा। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब को साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में और ख़ास तौर पर जो ईरान से मुतालिक मामला है इसके ऊपर उनसे उनका ज़बरदस्त तज्ज़िया हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका कसूरी साहब। तो कसूरी साहब, जैसे अभी थोड़ा सा तो मैंने इसको बताया ही है किस तरीके से वाक़यात पेश आए हैं, लेकिन सर आपको क्या नज़र आ रहा है ईरान ने इस तरह की जुर्रत कैसे की कि इस तरह पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की, यहाँ पर निशाना बनाया? क्यों नहीं इससे पहले जो दूसरे सोर्सेज थे या चैनल्स थे उनको क्यों नहीं उन्होंने इस्तेमाल किया? आपको क्या वजह नज़र आती है? जी देखिए, मैं जुर्रत का लफ्ज़ इस्तेमाल इसलिए नहीं करना चाहूँगा कि मैं ईरान को दुश्मन नहीं समझता। हमारे कदीम ताल्लुकात हैं, तारीख़ी नौइयत के, तमद्दुनी, मज़हबी। हज़ारों हमारे पिलग्रिम्स ज़ारीन जाते हैं मुक़द्दस मकामात पर ईरान में, इराक़ में। अब इस तारीख़ को पस मंज़र रखते हुए बजाय कि मैं जुर्रत या उसकी अदम जुर्रत का ज़िक्र करूँ, मैं हैरान इस पे हूँ कि ये यानी इसका सेंस क्या है। ईरान के जो जिस भी हल्के ने इसका फ़ैसला किया था उनके ज़हन में क्या था, क्या चीज़ थी कि उनके मफाद में ये जाएगी। ये जुर्रत का लफ्ज़ छोड़ ही दें सरे दस्त, क्योंकि अब देखें जब ये हमला हुआ है तो क्या पोजीशन थी। पोजीशन ये थी कि इज़राइल से हमास की हो रही है जंग और हिज़्बुल्लाह की तरफ से भी वहाँ मिसाइल्स दागे जा रहे हैं और मज़ीद ये कि जो जनरल कासिम सुलेमानी हैं जो उनके हीरो हैं, उनके मज़ार पे धमाका हुआ है जिसमें 100 के करीब बंदे शहीद हो गए। और उससे एक दो दिन कबल शाम में जो उनके कोऑर्डिनेटर थे मूसवी साहब, वो भी इज़राइल ने दावा करने के बाद उसने क्लेम भी किया है कि उसी ने उनको मारा है वहाँ। तो नेचुरली उन पे बड़ा प्रेशर तो था, प्रेशर था पब्लिक ओपिनियन का। क्या था? क्योंकि आप उनके वज़ीर ख़ारजा ने और मेरा ख़्याल है उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनके ऐसे बयानात और ज़ोमा के आए थे ईरान को धमकी, इसको इज़राइल को ये बताते हुए धमकी आमेज़ लहजे में कि अगर आपने कुछ रेड लाइंस क्रॉस कर दी, लफ्ज़ ये इस्तेमाल नहीं हुए थे, लेकिन ये कि अगर आप ये फ़लस्तीन में रुकते नहीं, गज़ा में, तो कुछ भी हो सकता है। अब कुछ के लोग यही अंदाज़ा लगा रहे थे कि ईरान को ऐसा रोल अदा करेगा जिसमें इज़राइल को रोका जा सकेगा। ईरान ये कर सकता है, लेकिन उसकी भारी कीमत उसको चुकानी पड़ती।
लेकिन ईरान ने, मैं ये समझता हूँ, इंटरनल प्रेशर पड़ा। साल से वैसे ही वहाँ इंटरनल प्रेशर है। तो वहाँ जो ख़वातीन की भी एक मूवमेंट चढ़ी, वो सिर्फ ख़वातीन की तो नहीं थी, उसके पीछे मर्द हजरात भी थे और बहुत भारी एक मूवमेंट चल रही थी तब्दीली के लिए। तो जो वहाँ की पावरफुल एलिमेंट्स हैं या डीप स्टेट है, उन्होंने वो ख़तरे में अपने आप को महसूस कर रहे थे। तो कई अब इस पर वजूहात बयान की जा सकती हैं। एक तो ये कि एक पुराना तरीका होता है अटेंशन डाइवर्ट करने का। अब क्या वो ये समझते थे कि अगर हम अमेरिका के ख़िलाफ़ तो कर कुछ नहीं सकते और इजराइल पे करेंगे तो अमेरिका के ख़िलाफ़ वो समझा जाएगा। तो उन्होंने मेरे ख्याल में पब्लिक अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये जो इक़दाम किए हैं, इसका कोई सिरा पैर नहीं समझ आ रहा। शाम, इराक, पाकिस्तान, अगर एक मुल्क खुश होगा तो वो इजराइल होगा। बल्कि मैं कोई इजरायली अखबार जेरूसलम पोस्ट के कुछ उसमें कुछ आया है, उसमें इस पर कॉमेंट है, वो सिर्फ हम दंग नहीं, यूरोपियन दंग नहीं, अमेरिकन दंग नहीं, वो इजरायली भी दंग है। उनको समझ नहीं आ रही कि इसका क्या मकसद क्या है, और सारी दुनिया ये सोच में लगी हुई है कि इसको ईरान का क्या फ़ायदा है। मुझे अभी तक नहीं समझ आया कि क्या फ़ायदा है। तो अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि शायद उन पे इतनी बड़ी थ्रेट है, जैसे मैंने कहा इंटरनल, तो वो उसको डाइवर्ट करना चाह रहे हैं शायद, क्योंकि एक रेवोल्यूशनरी रजीम है, वो परमानेंटली लोगों को एक एजिटेटेड स्टेट में रखना चाहती है ताकि उनके जो अंदरूनी मसाइल हैं उसकी तरफ से उनकी तवज्जो हट जाए। अच्छा कसूरी साहब ये फरमाइएगा कि आप हमेशा बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इन तमाम पहलुओं पे, और वैसे भी जैसे आपने अपनी बात के शुरू में भी कहा कि आप जुर्रत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो क्या आप ये नहीं समझते कि ईरान ने किसी भी दबाव में, चाहे वो इंटरनल दबाव हो या जो मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं कि इंटरनेशनल कोई दबाव हो, तो उस दबाव में आके पाकिस्तान को क्या इतना कमज़ोर समझा था कि उसने पाकिस्तान को भी इराक और शाम की लिस्ट में शामिल कर दिया, और इस तरह से हमला करना और इस तरह से मिसाइल दागना? तो ये जो मामला हैं, क्या आप ये नहीं समझते कि ये कोई इंटरनेशनल साजिश का भी हिस्सा हो सकता है? नहीं, देखिए ना, बात ये, मैंने ज़रूरत इसलिए नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल किया क्योंकि ईरान को मैं दुश्मनी की सफ़ में नहीं रखना चाहता। ईरान से जो हमारे ताल्लुकात हैं, और वो ये सदियों पुराने हैं। मॉडर्न रियासत पाकिस्तान और मॉडर्न रियासत ईरान से बहुत पहले के हैं। ये उस वक्त के हैं जब सारे इलाके का जोग्राफिया मुख्तलिफ था। सदियों से जोग्राफिया इलाके के बदल रहे हैं, लेकिन लोगों में जो एक उनकी हमआहंगी है इक़दार की, वो तब्दील नहीं हुई। तो मैंने इसलिए कहा कि मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल तो नहीं करना चाहता। क्या बेवकूफ़ी थी, हिमाकत थी, या मैं तो अभी तक सख्ते में आया हूँ कि समझ नहीं आ रही। तो मैंने इसलिए इजरायली अखबार का रेफरेंस दिया कि जेरूसलम पोस्ट को खुद समझ नहीं आ रही कि इजराइल को इससे क्या मिलेगा। उन्होंने लफ्ज़ ओपेक इस्तेमाल किया अंग्रेज़ी का, किसी को कुछ नहीं समझ आ रही। तो मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि ये कन्फ्यूजन जो है ये इंटरनल प्रेशर्स की वजह से, और जो मैं इसको हिमाकत का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ और जुर्रत नहीं करना चाहता, वो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि उनको ये पता होना चाहिए था कि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता ये इम्प्रेशन देना, क्योंकि हमारी हिंदुस्तान के साथ कोई 10 ऐसे मौके आए हैं जब हम जंग के करीब थे, और 4 दफ़ा हम जंग लड़ चुके हैं, आखिरी कारगिल 1999 में। तो पॉइंट उसमें ये आ रहा है कि जब उनको पता था कि हमने बालाकोट पे क्या जवाब दिया, और उससे पहले जब मोदी साहब ने दावा किया कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की है, तो पाकिस्तान ने उससे पहले कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक कोई नहीं हुई, अगर स्ट्राइक होगी तो हम जवाब देंगे। फिर जो बालाकोट पे आए और उनके जहाज़ आए और उन्होंने जंगल के कुछ दरख्तों को नुकसान पहुंचाया और अपने बम गिरा के चले गए, जहाँ हिंदुस्तान ने दावा किया कि बहुत से उनके मुताबिक दहशतगर्द मारे गए हैं, तो कुछ दरख्तों को आग तो ज़रूर लगी थी, लेकिन पाकिस्तान ने दिन दिहाड़े उन पे जवाबी कार्रवाई की और उनके जहाज़ भी गिराए, उनका पायलट भी जो है वो कैप्चर कर लिया, अभिनंदन वर्धमान।
तो मेरा कहना ये, ईरान को अंदाज़ा होना चाहिए था कि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि जो हमारा डिटेरेंस है ठीक। उसको डाउट करे कोई मुल्क कमजोरी और का उसका तासुर नहीं दे हिंदुस्तान सकता, को अफोर्ड गलत नहीं कर नतीजा सकता। निकाल बिल्कुल ले। ठीक है। और ये कोई समझ ले कि जी शायद ये जवाब हम देने की नहीं है। सलाहियत ही नहीं रखते, इसलिए हम खामोश भी नहीं रह सकते थे, हमें मजबूरन जवाब देना पड़ना था। ये बात आपकी दुरुस्त है और हमने दिया। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कसूरी साहब के एक उन्होंने हमला किया, हमने उसका जवाब भी दे दिया और हमने ये बता दिया कि हम अपने दिफा का हक महफूज भी रखते हैं और सलाहियत भी रखते हैं इसकी। लेकिन अब सवाल अगला ये है कि क्या अब ये मामला सॉर्ट आउट हो गया है या आपको नज़र आता है कि अभी भी खतरात बाकी हैं, कशीदगी हो सकती है? जबकि अगर हम वजारत खारजा के दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स देखें तो उसमें कंपैरेटिवली जिम्मेदाराना बात की गई है। देखिए, वजारत खारजा का तो काम ही होता है जिम्मेदाराना बात करना, लेकिन जब मैं तो ये भी अब समझ रहा हूँ, बड़ी देर से समझ रहा हूँ, कह रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि उनके वजीर खारजा को तो पता ही नहीं था जब प्रेसिडेंट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर को मिले हैं ईरान, बाद में उन्होंने ओन अप कर लिया कि जी ये है और वो है, आइंदा होगा तो हम ये करेंगे। नहीं तो कोई वजह नहीं थी भाई, वो क्यों मिल रहे थे? कोई वार्निंग देने को मिल रहे थे कि भाई आप ये ना करें, तो वैसे वार्निंग भी नहीं दी उन्होंने। क्या वो ये बताने के लिए कर रहे थे कि भाई हमने कर दिया है तो आपको गलत अंदाज़ा ना लगाएं, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हमने ये किया? कुछ वो भी बात नहीं हुई। तो उनकी उस मीटिंग का कोई पर्पज़ ही नहीं समझ आ रहा। भाई मीटिंग का पर्पज़ तो होना चाहिए ना। फिर उनके जो अफ़गानिस्तान के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो हमारे मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर जो है केयर टेकर, उनको मिलने आए और उन्होंने फिर पाकिस्तान और ईरान की मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं। फिर हमारे पास इतने आपस में ज़राए हैं कि हम मिलिट्री टू मिलिट्री बात कर सकते थे, फॉरेन ऑफिस टू फॉरेन ऑफिस बात कर सकते थे। हमारे मुल्कों में तो एक और भी चीज़ है जो हो सकती है कि जो हमारे जो मजहबी लीडर्स हैं, अमायदीन हैं, मुफ्ती यहाँ के और वहाँ के शिया जो टॉप के हमारे हैं लीडर्स और उलमा, उनका कौम से डायरेक्ट रब्ता है और वो आसानी से मैसेज पास की जा सकती थी। एक नॉन ऑफिशियल चैनल है कि भाई ये ऐसी चीज़ जो हो रही है, हमें ये गिला है। और फिर हैरानी की बात यह है कि पहली बात नहीं तो ये सब चीज़ का पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि बॉर्डर मैनेजमेंट के तरीके होते हैं, ख़ास तौर पे दोस्त ममालिक में। और जब उन्होंने पिछली दफ़ा हमें कंप्लेन की और हमारी कोऑपरेशन पाकिस्तान गवर्नमेंट की सीख की, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अब्दुल मालिक रिगी जो उनके लीडर थे जुंदुल्ला के, उनकी गिरफ्तार होने में उनकी मुआवनत की, उनको हैंड ओवर किया, उनका वहाँ ट्रायल हुआ, उनको फांसी हो गई। और भाई आप मुख्तलिफ तरीके हैं, ये तरीका जो जब ऐसी कोऑर्डिनेशन मौजूद है तो जरूर क्या है कि आप इस तरीके से एक अटैक करके बिला वजह करें। लेकिन अब इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट बातें कसूरी साहब, इसलिए एक तो इसका जवाब जो आपने पूछा आइंदा क्या होगा, बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं मैं कर सकता। क्यों कि पहले एक्शन का मुझे जवाब ही नहीं समझ आया, ना मंतक समझ आई। तो उन लोगों के दिमाग में क्या है, यानी पावर सेंटर्स ईरान में एक से ज्यादा हैं, एक गवर्नमेंट है, एक वहाँ के रहबर हैं, एक ये रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, पासदारान। अब मुझे नहीं पता कि ये किस लेवल पे इंस्टिगेट किया गया है, कि आप फुल कंसल्टेशन हुई है, मैंने लेकिन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन होपफुल हैं कि ना कशीदगी बढ़े। लेकिन कसूरी साहब यहाँ पर ये भी सवाल एक आता है कि ज़ाहिर है हम हमसाए तो बदल नहीं सकते हैं, हमें यहीं रहना इसी रीजन के अंदर। और अब हम देख रहे हैं अफगानिस्तान के साथ पहले ही बॉर्डर्स पर हमारी थोड़ी बहुत इसी तरह से छेड़छाड़ जारी रहती है, इंडिया के साथ एक मुस्तकिल हमारे मसाइल हैं, फिर ईरान की तरफ से भी इस किस्म का मामला हो गया है। सवाए एक चाइना के और जितने भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ हम कोई आइडियल सिचुएशन में नहीं हैं, आइडियल रिलेशंस में नहीं हैं। तो ये क्या पाकिस्तान की कोई खारजा जो पॉलिसी है इसमें आपको लगता है कि कोई कमी है, या सफारतकारी में कोई कमी है, या ये हमें हमसाए ऐसे मिले हैं कि हम मुश्किल में घिरे हुए हैं और हमें एक पीसफुल रीजन उस तरह से नहीं मिला? इसको आप कैसे एनालाइज करते हैं? नहीं, ये बहाना साजी में मैं बिलीव नहीं करता। मैं फॉरेन मिनिस्टर रहा हूँ, पॉलिसी साजी होनी चाहिए। जो चीज़ें आपने कही हैं वो आया हैं। पहली बात तो मेरा ख्याल है कि जो ईरान ने गलती की है, शायद वो इस वजह से की है कि उनका ख्याल था
कि इनके इंडिया से भी मामलात ख़राब हैं, अफ़गानिस्तान से भी कुछ अच्छे नहीं रहे, तो शायद पाकिस्तान रिएक्ट ना करे। वो भी मैं को समझता हूँ दानिशमंदी पे मबनी उनकी सोच नहीं थी। लेकिन हमें ज़रूर ये सोचना चाहिए कि इसका हमारे फ़ॉरेन ऑफिस का नहीं सिर्फ काम, ये हमारे जो इलेक्टेड लीडर्स हैं, ये सबका काम है कि हमसायों से ताल्लुकात बेहतर रखें। अमेरिका और चाइना जो है उनकी कितनी आजकल मुखालफत है, तो वो तो वर्ल्ड, उनका तो दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेड ही उन दोनों ममालिक का है। तो हमें सोचना ये चाहिए, ये कहना कि जी क्या उन सब का उनका कसूर है या नहीं, हम इस खत्ते में रह रहे हैं, हम नेबर्स नहीं बदल सकते। ये ज़रूर हमें सोचना चाहिए कि हमारी पॉलिसी में ऐसी तब्दीली आए कि ईरान भी ये ना सोचे कि भाई इनकी बाकी जो इनके हमसाए हैं सिवाय चीन के उनसे नहीं बनती। तो ये बिल्कुल सोच का मकाम है, वो एक दूसरी बात है। लेकिन जो ईरान ने हिमाकत की है और जो फ़ौज ने उसका जवाब दिया है, तमाम पाकिस्तानी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। चाहे ईरान हमारा दुश्मन नहीं, दोस्त है, लेकिन उसने अगर हमारा एक न्यूक्लियर मुल्क है, दुनिया की 5वीं बड़ी फ़ौज है, बैटल हार्डन्ड आर्मी है, क्या वो हमारे डिटेरेंस को कमज़ोर करना चाहता है? क्या दूसरे ममालिक यानी हिंदुस्तान उससे गलत अंदाज़ा लगाएंगे कि आज हम ईरान की तरफ से थप्पड़ खा गए, क्या उनकी तरफ से खा जाएंगे? तो ये चीज़ें जो हैं ये तो आया हैं, लेकिन जो चीज़ आपने कही ये हमें सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद रहे, उन्होंने वक्त दिया और बड़ा ज़बरदस्त उनका तज़िया। लेकिन इमरान साहब, मैं आपका ज़रूर इस पर एक पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रही हूँ सारे मामले के ऊपर। ये एक वाकई सबके लिए सरप्राइजिंग था जब ये ख़बर सामने आई है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या वाकई गज़ा की सूरत हाल को एक तरह से सारी अटेंशन जो थी वो इस तरफ पाकिस्तान और ईरान की तरफ डाइवर्ट हुई? लोग तो ये चाह रहे थे कि मुस्लिम उम्मा इकट्ठे होकर गज़ा के लिए कुछ करें, लेकिन यहाँ तो हम आपस में ही लड़ पड़े। समीना देखें, मैं जैसे कि खुर्शीद कसूरी साहब से अब हम बात कर रहे थे, तो इस वक्त इस वाक़े ने एक दफ़ा तो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं वो इस वक्त आप देखें मुख्तलिफ तरह की जो हैं पूरे अरूज पे। कुछ लोगों का तो ये भी ख्याल है जो ईरान को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, उनके मुताबिक 2-3 ईरान ने जो गलतियाँ की वो जानबूझ के नहीं की। अगर हम ये कह दें जैसे कसूरी साहब फरमा रहे थे कि हमाकत, तो ये ईरान ने वाकई ही हमाकत की है। अब कुछ लोगों का तो ये ख्याल है कि जी वो इंटरनल प्रेशर को कम करने के लिए, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है जी, ये कहाँ की आपकी अक्लमंदी है कि आप इंटरनल जो है उस प्रेशर को कम करने के लिए एक जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसको इतना बढ़ा लें कि आप जंग के दहाने पे आ जाएं। लेकिन कुछ लोग जो हैं, जो समझदार लोग हैं, उनके ख्याल में ऐसी बात नहीं है। ईरान ने जो भी किया उसकी जो भी वजूहात हैं, कम से कम ईरान की ये अमेरिका वाली जो सोच है ये ठीक नहीं है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस सोच इनमें से कोई भी हो, लेकिन जो काम उन्होंने किया है वो इतनी आसानी से अब जो है वो अब अगर इग्नोर भी नहीं किया जा सकता और इतनी आसानी से वो धुल भी नहीं सकता। आज मैं आपसे अर्ज करूं कि कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ है उस पर भी ख़ास तौर पे इस हवाले से ना सिर्फ खुल के गुफ्तगू हुई है, बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उन्होंने इस बात को बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड किया है कि किसी तरह से भी किसी भी मुल्क हुआ वो ईरान हो, इंडिया हो, मुस्लिम उम्मा के, हम तो सिर्फ ठेकेदार नहीं है, अगर कोई भी हमारे मुल्क की दिफा को मैली आंख से देखेगा, ये इसे कमज़ोर करने की किसी भी साजिश का हिस्सा बनेगा, तो उसको भरपूर जवाब, यानी हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। बिल्कुल जी, एक ब्रेक लेते हैं। इस मौके पर ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जो इलेक्शन के मामलात हैं, पॉलिटिकल सिनेरियोस के ऊपर डिबेट करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। और जैसा कि हम बात कर रहे थे ईरान और पाकिस्तान की कशीदगी के हवाले से, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तासुर पाया जा रहा था कि खुदा न खास्ता अगर बॉर्डर्स की सिचुएशन इस तरह से इत्मीनान बख्श नहीं है तो क्या उसके इंटरनल जो हमारे मामलात है उसके ऊपर कोई असरात तो नहीं मुरतब होंगे, इलेक्शन तो नहीं डिले हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में बड़ा वाज़ेह ऐलान किया है कि इलेक्शन तो अपने वक्त पर ही होंगे, लेकिन
बहरहाल जो अफवाहें हैं वो ये आ रही हैं कि बिल्कुल अभी भी इलेक्शंस में ताख़ीर हो सकती है, क्योंकि अगर सिक्योरिटी की यही सूरत हाल रही तो फ़ौज कहाँ कहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। तो चौधरी साहब, आपके नज़दीक ये जो पाकिस्तान और ईरान कशीदगी हुई, इसके ऊपर आप भी अगर कुछ कमेंट करना चाहें वो भी कीजिएगा, लेकिन आपको लगता है कि ये अब डेवलपमेंट जो भी एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था हो गया, अब इसके बाद आगे ये चीज़ नहीं बढ़ेगी, इसलिए इलेक्शंस हमें टाइम पे होने देने चाहिए? हाँ, देखिए, जो भी ईरान ने एक बिल्कुल हमाकत की और पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया। इस पे बिल्कुल पाकिस्तान की अफवाज सलार जो हैं आसिम मुनीर साहब, वो बहुत तारीफ़ के जो हैं मुस्तहिक भी हैं, दाद के मुस्तहिक हैं। उन्होंने पाकिस्तान की कौम की मंगों की तर्जुमानी की है। इस तरह से पाकिस्तान ने, देखिए, इंडिया को भी जवाब दिया था और वो भी एक बहुत भरपूर जवाब था। तो ऐसे ही जवाब देना चाहिए था ताकि जो मुल्की सालमियत है, ये मुल्क की सरहदें हैं, उनकी हिफाजत का ये मैसेज जाए दुनिया में कि जो भी जुर्रत करेगा, पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की अफवाज उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगी। और पाकिस्तान की कौम जो है, मैं देख रहा हूँ कि वो फ़ौज के पीछे जो है वो सिक्का बंद होकर खड़ी है और भरपूर सपोर्ट भी की है। ये बहुत अच्छी बात है। अब समीना, जब आप ये अब दूसरी बात पे खुदा न करे कि ये एस्केलेट हो, अब उम्मीद की जानी चाहिए कि दोनों ममालिक आपस में बातचीत करके ये मामला हल करें, क्योंकि ये एस्केलेशन हो तो ये पूरे खित्ते के लिए मुनासिब नहीं, ये मिडल ईस्ट में के लिए भी अपना मुनासिब नहीं है, पाकिस्तान के लिए भी बिल्कुल मुनासिब नहीं है, क्योंकि जंगें जो हैं वो बहुत ही तबाहकुन असरात रखती हैं। और ये जो मामला है इसको बिल्कुल फौरी तौर पे डी एस्केलेशन की तरफ जाना चाहिए। दोनों ममालिक को अपने मामलात को बातचीत के साथ हल करना चाहिए। जो भी बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज़ हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी के, जो सरहद के आर पर एक्टिविटीज़ हैं, आपको वो भी रोकना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं आपको याद करवा दूं, कुलभूषण जाधव जो हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रॉ का एक एजेंट जो पाकिस्तान फ़ौज ने पकड़ा, वो ईरान के ज़रिए जो है वो उनकी बंदरगाह से जो है वो उसके ज़रिए से वो ऑपरेट कर रहा था। सो ये पाकिस्तान की शिकायतें बहुत जायज़ हैं, इसका एड्रेस होना चाहिए फौरी तौर पे। और मैं नहीं समझता कि ये सिचुएशन जो है वो आगे जाएगी। और होपफुली जैसे भी इलेक्शन है, आज फैसल सिद्दीकी साहब ने डॉन में उनको शैम इलेक्शन करार दिया है, जो, लेकिन इसके बावजूद ये इलेक्शन होने चाहिए। ये इलेक्शन होंगे तो लूली लंगड़ी जमहूरियत ना होने से तो बेहतर है। ठीक हो गया। इमरान साहब, चौधरी साहब ने बड़ा कॉम्प्रहेंसिवली इसको किया है, लेकिन आपके नज़दीक जिस तरह के माहौल में इलेक्शन हो रहे हैं, बहुत सारे लोग तो ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि फिर इन इलेक्शंस का फ़ायदा क्या है? ये इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, सिक्योरिटी सिचुएशन भी ठीक नहीं है, पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं मिल रही है, एक अजीब सी इंतशार की कैफियत है। ऐसे में इलेक्शन हो भी जाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो इससे बेहतर है कि इलेक्शंस ना ही हों। तो आप भी ये समझते हैं कि इलेक्शंस अभी भी डिले हो सकते हैं? समीना, पहली बात तो ये है कि मैं तो ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि जो ये इस वक्त हालात हैं, जो उन लोगों के ख्याल में इंतशार और ये सारी चीज़ें हैं, उसकी बुनियादी वजह ही इलेक्शन वक्त पे ना होना है। अगर इलेक्शन अपने वक्त पे हो गए होते तो सूरत हाल शायद आज इस वक्त बेहतर होती। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जैसे फैसल चौधरी सब कह रहे थे, लूली लंगड़ी जमहूरियत भी जो होती है ना, वो बहुत बेहतर होती है इस। और दूसरी बात यह है कि आप एक और चीज़ को ज़हन में रखें कि जमहूरियत में सबसे बड़ी खूबी ये है कि हुक्मरानों को इस बात का एहसास होता है कि उन्हें फिर अवाम के पास जाना है, इसलिए वो अवाम की मंगों का ख्याल करते हैं। आज अभी जो बादशाह सब कह रहे थे, क्यों इस वक्त फ़ौज के साथ अवाम पूरी खड़ी है, क्यों सिक्का पिलाई दीवार बने हुए उनके पीछे, इसलिए कि वो अवाम की तर्जमानों के मुताबिक उन्होंने ईरान को उसका जवाब दिया। इसी तरह से ये जो इलेक्शन होंगे और अवाम हुकूमत बनेगी इलेक्शन के, उसमें जो भी बने, जिस तरह से भी वो हुकूमत, इलेक्शन एक दफ़ा हो जाएंगे। चलो अगर हम ये समझते हैं कि इस दफ़ा अगर साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हो रहे, तो ये तो उम्मीद है ना कि अगले चलो साफ और शफाफ इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस बहाने से इलेक्शन का अमल ही रोक दें तो फिर कहाँ, जब तक जमहूरियत की पटरी नहीं, जमहूरियत की रेल पटरी पर नहीं दौड़ेगी, उस वक्त तक आप ये ना उम्मीद करें कि यहाँ पे जमहूरियत पनपेगी। लेकिन चौधरी साहब, इस तरह तो एक तरह से हम अपनी कौम को मेंटली प्रिपेयर नहीं कर रहे कि भाई इलेक्शन के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है और उसके नतीजे में जो भी आपके सामने लोग आ जाएं, बस आप उन्हें कबूल कर लें।
तो ये कौन सी जमहूरियत की खिदमत है कि अगर हम इस तरह से बिल्कुल एक क्वेश्चनेबल, एक तो होता है कि जी थोड़ा बहुत हमेशा ही तनाज़ा रहता है जो कि हमारी एक तारीख भी रही है, लेकिन जब इतना मैसिव किस्म का हो कि तमाम ही सीनियर आप लोगों को सुन लें, चाहे वो इलेक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड बातें हो या साफ़ियों की आप राय सुन लें, तो वो हर कोई यही आपको बात कहता नज़र आ रहा है। तो इसमें क्यों हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं? समीना, बात यह है कि दो राय हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, साहिब बात है कि इलेक्शन होने चाहिए, साफ शफाफ होने चाहिए, ईमानदाराना तरीके से बिल्कुल ऐसे होने चाहिए तो इसमें तमाम को जो है मौका मिले। लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो हैं वो कभी भी इस तरह के आइडियल माहौल में तो हुए नहीं। इस वक्त जो माहौल है इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शंस ये इलेक्शन हैं, और ना सिर्फ लोकल मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में इलेक्शन होने से पहले इनको रिग करार दे दिया गया है। और इंटरनेशनली जो मीडिया है, टाइम का जो आप मैगज़ीन का जो है वो आप मजमून पढ़ लें, या दूसरे जो मौकर जर्नलिस्ट हैं, रिसाले हैं, उनका आप पढ़ लें, या अखबारात हैं, तो उन सब ने तो इसको, जो ख़ासकर जो सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट आई है, उसके बाद तो इसके ऊपर मोहर सबत हो गई कि ये इलेक्शन बिल्कुल जो है वो इलेक्शन नहीं है। लेकिन जो बात हम कर रहे हैं, मैं और इमरान साहब ये कर रहे हैं कि ना होने से तो कुछ होना बेहतर है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं मानते, बिल्कुल वो उनकी अपनी राय है, बिल्कुल मुकद्दम भी है, उसकी बड़ी एहतराम भी है। आइडियली तो वही होना चाहिए जैसे आप फरमा रही हैं। नहीं तो लेकिन चौधरी साहब, इलेक्शन के बाद आपको इस्तेहकाम नजर आ रहा है मुल्क में, इस किस्म के इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी उसके पास क्या अखलाकी जवाब होगा, क्या उसके पास सियासी, मुआशी, मुआशरती किसी किस्म का इस्तेहकाम इन इलेक्शनों से नहीं आएगा। इन इलेक्शनों से मेरा सवाल है, तो फिर क्यों ये एक्सरसाइज की जा रही है? करने वालों को सोचना चाहिए। लेकिन चौधरी साहब एक गुजारिश ये है कि भाई उसकी बात ये है कि एक्सरसाइज, देखिए एक्सरसाइज तो मॉक एक्सरसाइज है ना, मॉक एक्सरसाइज है, यानी जैसे जंगों की एक्सरसाइज होती है ना, वो मॉक एक्सरसाइजेज होती हैं। ये हम इलेक्शन का मॉक कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन हो रहे हैं लेकिन हो तो रहे हैं। ठीक है जी इमरान साहब। अच्छा, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि असल देखें, जो हम आइन को, हम कानून को, हम इखलाक को, हम सियासत को, हम इलेक्शन को, सबको मॉक कर रहे हैं। लेकिन चौधरी साहब एक और भी बात है, ये देखें कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं, आप इसको मॉक इलेक्शन कहें या जो भी कहें, गुजारिश ये है कि अगर नहीं होते इलेक्शन और इसी तरह से निगरान सेटअप ही चलता जाता है, तो क्या आप समझते हैं कि इससे इस्तेहकाम आ जाएगा? क्या इससे मामला ठीक हो जाएंगे? इससे आपकी माशी सूरत हाल, सियासी सूरत हाल, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी? लिहाजा अगर आपने चीजों को ठीक आप दोनों ये बात क्यों नहीं कह रहे कि इलेक्शन ठीक कराएं? आप लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन ना हो, ये कौन सा हल है? मैं ये कब कह रही हूँ कि इलेक्शन ना हो, मैं तो कह रही हूँ इलेक्शन कराएं और ठीक इलेक्शन कराएं भाई। हम तो पहले दिन से ये कहते हैं कि इलेक्शन ठीक करवाएं। नहीं, आप तो मुझे कन्विंस कर रहे हैं कि जैसे भी हो रहे हैं वो होने दें। आपको तो हम कन्विंस कर ही नहीं रहे, क्योंकि आपको तो हम कन्विंस कर ही नहीं सकते। जब आप कर दिया आपने। हाँ, उसकी वजह कि अगर आप एक ज़हन बना के बैठी हैं। सर मेरा ये मुतालबा, ये देखिए चौधरी साहब, देख लीजिए कितनी गलत बात है। नहीं, गलत बात नहीं। अब अच्छा सर मैं एक वो बात कर रही हूँ आइन और कानून के मुताबिक कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, इसमें ज़हन बनाने वाली क्या बात? बिल्कुल मेरा ये ज़हन है और हर पाकिस्तानी का ये ज़हन है और होना चाहिए। नहीं, अब ये देखिए, आप ये बात कर रही हैं ना कि जी आप समझती हैं कि जो इलेक्शन हो रहे हैं ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं हो रहे। मैं ये कहता हूं कि आइन और कानून के मुताबिक अगर नहीं हो रहे, तो जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, जिस फैसले की फैसले चौधरी साहब बात कर रहे हैं, वो फैसला आइन और कानून की हमेशा आप ही लोग कहते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से अच्छी तशरीह कोई नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट से अच्छी तशरीह कोई। आज जब चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तशरीह कर दी है, आपको पसंद नहीं आई तो आप कह रहे हैं मैं तो सिर्फ एक मैं आपसे सिर्फ समीना पाशा की बात नहीं कर रहा, मैं उस पूरे नहीं तो आपको किसने कहा कि ये सीजेपी जो भी कहे हम उस पे आमीन कहें, या जजेस जो भी कहें उस पे आमीन कहें? ये बात हम पे कोई फर्ज तो नहीं है सर। जो जजमेंट कानून आइन के मुताबिक होगी उसकी एप्रिसिएशन होगी, उसकी मदासराई की जाएगी। जो आइन और कानून के मुताबिक नहीं होगी उस पे लाजमी तनकीद होगी, उस पे उंगलियां उठेंगी। और ये जो उनके अपने वकील, आपको पता है फैसल सिद्दीकी साहब ने उनको रेफरेंस में उनको रिप्रेजेंट किया हुआ है। आज जो डॉन उनके अपने वकील ने कहा कि यह ना आईनी है
ना अपना सुप्रीम कोर्ट की, और बल्कि ये तमीजुद्दीन केस से भी वर्स्ट फैसला है। चौधरी तो साहब, ये फैसला जो है, देखिए आपकी अपनी राय बिल्कुल रखने का हक है आपको, लेकिन ये कहें कि जो गलत कहें उसको गलत कहें और जो सही होगा उसको सही कहा जाएगा, ये तो नहीं हो सकता कि जो लिखते हैं हम उस पर आमीन कहेंगे, ये तो नहीं हो सकता सर। चौधरी साहब, मैं कब ये कह रहा हूँ कि आप उसको ज़रूर तस्लीम करें, मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ, मुअद्दबाना गुजारिश, मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि हमारा आलमी ये है कि जो फैसला हमारी मर्जी का होता है उसे तो हम आइन और कानून के मुताबिक हमारी मर्जी है, आपकी मर्जी की बात ही नहीं है। जो फैसला हमें पसंद नहीं आता, जो चीज एक आइन के मुताबिक नहीं, आप ये बताएं कि एक पॉलिटिकल पार्टी को आप बीच इलेक्शन में इलेक्शन से आउट करके ये कौन सा आइन और कानून कहता है आपको? नहीं नहीं सर, ये भी आप इमरान साहब ने बात की है, कोई आइन और कोई कानून, कोई ज़ाब्ता, कोई वो तो हम तब जज करें ना कि कोई, सर देखिए पीटीआई का बंदा ये तनकीद करे ना तो हम कहेंगे बिल्कुल चूंकि ने सूट नहीं करता लिहाजा ही बात करें। हम जो आपके सामने राय रख रहे हैं वो हम आईनी और कानूनी माहिरीन की राय रख रहे हैं कि वो ये देख रहे हैं, या हम सीनियर एनालिस्ट की राय रख रहे हैं कि वो ये देख रहे हैं कि पॉलिटिकली भी और कानूनी तौर पर भी हर दो लिहाज से ये फैसला आपके इलेक्शन के ऊपर इतना बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर गया कि उसको आप नहीं अब क्लियर कर सकते। कोई एक प्रोग्राम बता दें जिसमें मैंने ये बात ना की हो कि किसी भी जमहूरियत में किसी भी सियासी पार्टी को इस तरह से जो है। सर मैंने ये बात नहीं की, आपने जो ये बात की ना जिसको पसंद आ जाए, भाई हम अगर कोई फरीक तनकीद करे तो हम ये बात कह सकते हैं कि भाई इसको सूट नहीं कर रहा। गुजारिश है फिर अब आप दोनों ही बोलते रहे, मेरी तो बात सुननी नहीं आपने, तो फिर मैं आपको क्या कहूँ। भाई एक एक करके जवाब भी तो लेना, आप खत्म होती है चोई सब शुरू हो जाते हैं, चोई सब खत्म होते हैं आप शुरू हो जाते हैं। नहीं जज्बाती नहीं, इसका मतलब ये है कि आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना ही नहीं चाहते। चले मैं एक ब्रेक ले, ब्रेक से वापस आके आपका तसल्ली के साथ पॉइंट ऑफ व्यू। समीना ने आज आपको बहुत तंग किया, मैं मानता हूँ इस बात को, और मैं इसमें आपके साथ हूँ। नहीं जैसा गुजारिश ये है कि बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ पे जिन आईनी माहिरीन की हम बात करते हैं बड़ी माजरत के साथ, मुझे आप ये तो बताएं सर हर एक को तो ना कंट्रोवर्शियल करी जाए ना, अब जो बंदा ये नहीं फैसले। समीना देखें, आप एक असूल समझे, सबसे पहला तज्जियाकार जो होता है ना उसकी अपनी राय भी होती है। दुनिया में कोई तज्जिया ऐसा नहीं हो सकता जो बिल्कुल गैर जानिबदार हो, वो तज्जिया ही नहीं होता, उसकी अपनी राय शामिल होती है। लिहाजा न्यूज़ में और तज्जिये में फ़र्क क्या है? एनालिसिस और न्यूज़ बुनियादी तौर पे उसमें फ़र्क ये है कि जब आप तज्जिया पेश करते हैं तो अपनी राय के मुताबिक उसमें करते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि जो लोग भी कर रहे हैं हर बंदे की राय का एहतराम है, आपकी भी, चॉइस साहब की भी, उनकी भी, लेकिन देखना ये है कि जो राय दे रहा है, आपकी बात मान लो ना तो फिर तो दुनिया में गलत और सही कुछ होता ही नहीं है, फिर हर एक की बस अपनी आंख है, उससे जो मर्जी जो गलत और सही होता है। देखिए कैसे होता है ना, फिर मैं अगर एक चीज कह रही हूँ ये सही है, आप कहेंगे ये आपकी राय है, आप कहेंगे एक चीज गलत है, मैं कहूंगी आपकी राय है, तो फिर तो गलत और सही कुछ होता ही नहीं। इस बात को कोई कह सकता है कि ये सही है कि एक जमात को आप आउट कर दें और मकबूल तरीन जमात को? चले हम मान लिया आपने, एक ब्रेक ले लेते हैं, पॉइंट पे ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। बात तो उस फैसले के हवाले से काफ़ी हो चुकी है, लेकिन मैं बस एक मुख्तसर सा कमेंट ले लूँ। चौधरी साहब, बैरिस्टर गौहर साहब दोबारा से इलेक्शन कमीशन से उनकी मुलाकात हुई है जिसमें वो बल्ले का निशान हासिल करने और जो रिजर्व सीट्स हैं उसके हवाले से हिकमत अमली तैयार करना चाहते हैं, और उन्होंने कहा है कि अगर वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा करवाएं तो ये जो मामलात हैं ये सॉर्ट आउट हो सकते हैं। आपको लगता है कि ये अगर पीटीआई इलेक्शन के फ़ौरन बाद अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा ले तो फिर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जो उनके कैंडिडेट्स को किया जा रहा है कंसीडर, वो फिर आज़ाद नहीं होंगे, वो पीटीआई के कंसीडर होंगे और पाबंद होंगे पार्टी पॉलिसी के भी, और उनको रिजर्व सीट्स भी मिलेंगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये कानून की बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन होगी मेरी नज़र में। जब तक वो ज्वाइन नहीं करते तहरीक इंसाफ को एज ए पार्टी, तब तक कोई भी उम्मीदवार जो आज़ाद इलेक्ट हुआ है उस पर किसी किस्म की कोई कदगन नहीं लगाई जा सकती। आईन और कानून के मुताबिक कोई भी इंडिपेंडेंट जो है उम्मीदवार, वो 3 दिन के अंदर अंदर अपने इलेक्शन के बाद जब वो हलफ उठाते हैं उसके 3 दिन के बाद वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, और हाँ एक दफ़ा वो ज्वाइन कर लें तो फिर उसके डिसिप्लिन के पाबंद हैं। देखिए जो पार्लियामेंट के अंदर की पॉलिटिक्स होती है ना, पार्लियामेंट असेंबली के या सेनेट के अंदर की, वो हाउस और या प्रोविंशियल असेंबली के हाउसेज में वो पार्लिमानी ग्रुप चलाता है, वो पार्लिमानी ग्रुप की स्वाबदीद होती है। वो पार्टी जो बाहर पार्टी है दैट इज़ सेपरेट एंटिटी,
जो अंदर पार्लियामेंट के अंदर है वो पार्लिमानी ग्रुप होता है, उसका एक सरबराह होता है और वहाँ पे मेजॉरिटी के साथ जजमेंट लेने पड़ते हैं। ये जो आर्टिकल 63 का जो जजमेंट आया था, जिसमें ये 63A का, जिसमें इन्होंने कहा था कि आप ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मुनीब अख्तर साहब का ऑथर्ड है, उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये पार्टी वोट है और पार्टी की मर्जी के बगैर आप नहीं दे सकते हो। तो पार्लिमानी नहीं, लेकिन चौधरी साहब सलमान अकरम राजा साहब तो बिल्कुल इसके जो सेनेटर बरक्स मौकिफ दे रहे हैं। वो तो सलमान अकरम राजा साहब तो कह रहे हैं कि स्टिल दे आर नॉट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, वो पीटीआई के हैं, उनके पास सिर्फ निशान नहीं है लेकिन अदरवाइज वो पार्टी के ही लोग हैं। राजा साहब ये कह रहे हैं, जो उनका कहने का मकसद ये है, नहीं वो ये गलत, वो ऐसा नहीं है। वो सलमान ये कह रहे हैं कि क्योंकि तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी तो एग्जिस्ट करती है, तो आज़ाद इलेक्ट होने के बाद वो ज्वाइन कर सकते हैं, देन दे विल बी कंसिडर्ड पार्ट एंड पार्सल ऑफ द तहरीक इंसाफ। वो जो बात कर रहे हैं कि टिकट आपने जमा कराए हैं, तो टिकट तो आपने नज़रियाती के जमा कराए, तो फिर तहरीक इंसाफ के तो आप टिकट तो जमा ही नहीं हुए, उनका तो निशान ही नहीं था। जब आपके पास जो एक निशान ही नहीं है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उस पार्टी के आप मेंबर होंगे? जाहिर है उस पार्टी को बाद में जब आप पार्लिमानी पार्टी बनाएंगे तो फिर उसके बाद वो मामला होगा, उसके बगैर कैसे होगा? एक आज़ाद उम्मीदवार के ऊपर तो किसी किस्म की कोई कदर नहीं होती। जो आपने पार्टी को ज्वाइन नहीं किया इलेक्शन से पहले, उसके सिंबल पर इलेक्शन नहीं लड़ा है, तो फिर कैसे आप उसके डिसिप्लिन के पाबंद कैसे हैं? कानूनी तौर पे मुमकिन नहीं, कानूनी तौर पर अभी मुश्किल आता है। लेकिन इमरान साहब, इन कैंडिडेट्स के बारे में, जो चाहे पीटीआई के कैंडिडेट हैं, आज़ाद लड़ रहे हैं, या फिर जेन्युइनली आज़ाद कैंडिडेट हैं, उन सब के ऊपर नज़रें बड़ी जम गई हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी ये कह रहे हैं कि हम आज़ाद कैंडिडेट से राब्तों में हैं और हम उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। चौहान साहब भी उस दिन ये कह रहे थे कि जनाब ये सब आज़ाद उम्मीदवार जो हैं तभी जीत कर आएंगे और उसके बाद वो आईपीपी में ज्वाइनिंग देंगे अगर इसी कमिटमेंट पे वो जीतेंगे। तो ये आपको लगता है कि ये फिर से एक वो हम खौफनाक किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग के लिए रास्ता खोल रहे हैं कि जहाँ पर जितने आज़ाद मिलेंगे फिर सब जो मर्जी उनको शामिल कर ले और उसके बाद हुकूमत बना ले? देखिए समीना, ये बैरिस्टर गौहर साहब या सलमान अकरम राजा साहब जो ये बात कर रहे हैं ना, वो भी बुनियादी तौर पे वहीं एक बंद बांधना चाहते हैं, क्योंकि असल में उन्हें भी इस बात का पता है कि जो उम्मीदवार, वो चाहे पीटीआई के उम्मीदवार थे, लेकिन जब उन्हें निशान नहीं मिला, जब वो कोई चिमटे पे, कोई जग पे, कोई गिलास पे जब मुंतखब होगा, तो उसके बाद उसकी मर्जी है। और आप देखेंगे चौधरी साहब ने तो ये कहा ना कि 3 दिन के अंदर, कानून तो कहता है कि हलफ के 3 दिन के अंदर अंदर, आप ये देखेंगे हलफ से पहले ही इनमें से बहुत सारे लोग मुख्तलिफ पार्टियां ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि जब उनको ये पता चलेगा कि फ़लाँ पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है और हम जो आज़ाद हैं उसमें ही शामिल होके तो अपनी सियासत को आगे बढ़ा सकते हैं, तो वो उस पार्टी की तरफ चले जाएंगे। हाँ, कुछ लोग होंगे नजरियाती जो उस वक्त भी स्टे करेंगे और समझेंगे कि नहीं हमें इन्हीं के साथ रहना, और फिर वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाए। लेकिन उनको भी तहरीक इंसाफ में शामिल होना पड़ेगा। पार्लिमानी कमेटी में वो जाके और स्पीकर को फिर वो बताएंगे कि हम इस पार्टी का हिस्सा हैं। जब वो अपना ये कर देंगे तो फिर उन्हें वो कंसीडर किया जाएगा, उससे पहले वो आज़ाद ही कंसीडर होंगे। दूसरी बात यह कि तहरीक इस्तेकाम जो है उनका भी ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून के साथ जो उनकी सीट एडजस्टमेंट हुई है, उसके अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके उम्मीदवार हैं लेकिन वो सीट एडजस्टमेंट में नहीं है। मिसाल के तौर पे वो नकई साहब की बात करते हैं, न्याजी साहब की बात करते हैं, या कुछ और उम्मीदवारों की, तो अगर वो जीतेंगे तो वो कहते हैं जी वो भी जीत के हमारे साथ आ जाएंगे। इसी तरह हर पार्टी ये उम्मीद रखती है। तो लेकिन एंड ऑफ द डे उस उम्मीदवार ने खुद ही फैसला करना है। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली लोग सियासत इक़्तिदार में आने के लिए करते हैं। राइट चौधरी साहब, वक्त बिल्कुल कम रह गया है, मुझे मुख्तसर सा बताइएगा, ये तो फिर पीटीआई का जो वोटर सपोर्टर है उसका भी इस बात से तो हौसला टूटेगा कि पता नहीं ये हम तो वोट दे रहे हैं इमरान खान के नाम पर या पीटीआई के नाम पर, लेकिन ये उम्मीदवार का तो पता ही नहीं है कि कल को जाके ये किसके साथ शामिल हो जाए। तो आप समझते हैं कि ये फिर बड़ा फैसला जो है ये तो फिर असरअंदाज हो गया वोटर सपोर्टर की सोच पे? ये जो बल्ले का निशान वापस हुआ है समीना, इसके बाद जो पीटीआई के वोटर है उसमें मायूसी का एक आंसर आया है। अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे लोग लगे रहते हैं, लेकिन आप देखिएगा प्रैक्टिकल ग्राउंड में बहुत ही, केपी में तो शायद कोई कैंपेन चल रही है, पंजाब में तो बहुत सारी जगहों पे बिल्कुल कैंपेन ही नहीं चल रही। ना लोग बाहर निकल रहे हैं, ना लोग किसी को इन्वाइट कर रहे हैं, ना लोग किसी उम्मीदवार को जानते हैं। फिर ये भी मसला है कि MPA को और निशान है, MNA का और निशान है, बड़ा कन्फ्यूजन है। बहुत बड़ी तादाद में वोटर होता है, उसको कैसे ये बताया जाए?
तो इसका जो है बराह रास्त बहुत ज़्यादा असर तो पड़ा नुकसान है, पीटीआई ठीक। को और समीना एक हुआ और भी है बात- होगा एक भी। और भी बात और है। मेरे ख्याल में जितनी अब मुख्तसर कैंपेन है उसमें ये मुमकिन भी नहीं है। और एक और बात जो सब के एक हल्के में अगर 3-3 लोगों ने ये लिख दिया कि इमरान खान के हमायत याफ्ता उम्मीदवार, तो उसमें फिर वोटर सपोर्टर उससे भी परेशान है ठीक कि है। असल उम्मीदवार कौन है। राइट, चलिए जी प्रोग्राम को यहीं पे समेटते हैं। प्रोग्राम जब करेंगे उसमें ख़ास तौर पर इंतखाबी मुहिम को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इंतखाबी मुहिम मुख्तलिफ सियासी जमातें चला रही हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम से इतना, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।